नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में हम 2019 के जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसका पेपर हल करेंगे। उसके बाद हम ये अनुमान लगाएंगे कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न और कितने लेवल के प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दोहराना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अभी हाल ही में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 2017 के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके हिसाब से अगर आने वाला जो सुपर टेट का एग्जाम होगा उसमें भी प्रश्न बनने के पिछले प्रश्नों की संभावना होगी। तो जरूर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और ये इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त, चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर पहला पर। पहला प्रश्न हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी से ही स्टार्ट किया जा रहा है। पहला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सीधे प्रश्न और उसका उत्तर आपको बताता चलूँगा क्योंकि वीडियो को छोटा बनाने का प्रयास करूंगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इसका तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है कि जो व्याकरण जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। सरल प्रश्न है, उसको व्याकरण ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसका दूसरा का। अब चलते हैं अगला, और अगला हिंदी से है और हिंदी से रिलेटेड अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, 1903 में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया था, तो तीसरा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 और चिदंबरा। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किनको। तो चिदंबरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। दूसरा विकल्प जो है चौथा का भी सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, महान शब्द में तो प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है। तो महान शब्द में तो प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा महत्व। तो इसका भी विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। पांचवा का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर, और छठवां प्रश्न कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है, मतलब किस नाम से पुकारा है इन्होंने आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बीजवपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है आदिकाल को। है, कई लेखक जो हैं अलग अलग नामों से पुकारा है, उसमें से महावीर प्रसाद का पूछा गया है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न यहाँ से होगा। सातवां प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी भाषा से लिया गया है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न निम्न से तत्सम शब्द आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 का, और तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, 8वां का। अब चलते हैं इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। गद्यांश से 2 प्रश्न 9वां और 10वें प्रश्न को आपको हल करना है। तो सीधे हम प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया। इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें जो उसका उत्तर होगा वो होगा दूसरा वाला, पाखंड और दिखावे को। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको निष्कर्ष मिलेगा यही वाला विकल्प। अब चलते हैं 10वां प्रश्न। 2 प्रश्न ही थे गद्यांश से। तो 10वां प्रश्न, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो खुलकर करते हैं। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 10वां का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 करा कि बीती विभावरी जागरी अंबर पर घट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। इसका सही कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका रूपक अलंकार के अंतर्गत ये जो पंक्ति है ये आता है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि सुजानि सुलक्षणी शुभ्रन शरण सुवृंत भूषण बिनु न विरजाई कविता बनिता मित।
अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है वो पूछा गया है। तो ये पंक्ति जो है केशव दास की है। इंपोर्टेंट है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा 12 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है जाह्नवी। जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची है। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 13 का चौथा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न 14 है कि मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? तो देखिए मैं, तुम ये सभी जो है ना ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न 15 है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो सबको पता है कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो दूसरा चौथा जो वर्ग का होता है, दूसरा वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण एक होता है, एक महाप्राण होता है। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो जब पहले ही संख्यावाची आ जाएगा तो द्विलिंगी समास, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 17 पर। तू मांसहीन, तू रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए उपयुक्त पंक्ति में विरोधाभास वाला जो अलंकार होता है वो है पहला विकल्प, इसका सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, और निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो सरल प्रश्न है, योजक चिन्ह तीसरा हो जाएगा। 2 भागों में बांटने का कार्य करता है यह। प्रश्न नंबर 19, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है ये आपको बताना है। तो देखिए बुद्धिमान जो शब्द है ना वो विशेषण में आ जाता है। बुद्धि संज्ञा हो जाती है, बुद्धिमान जो है विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा विकल्प 19 का सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20, और हिंदी का जो 20 प्रश्न पूछता है उसका लास्ट प्रश्न होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग अगर पूछे तो कवयित्री होता है। तीसरा वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। ये तो काफी बार प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 से संस्कृत का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि शैले शैले न माणिक्य मौक्तिकम न गजे गजे साधो न हित सर्वत्र चंदन न वने वने अस्ति श्लोके अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवति। इस श्लोक में कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो जो इसका दूसरा विकल्प होगा ना साधु, वो नहीं होगा। दूसरा वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, और सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास बताना है। तो सूर्योदय शब्द में प्रयुक्त समास जो है वह तत्पुरुष समास होगा। तीसरा विकल्प 22 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? तो नीलोत्पलम में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि पर मत जाइएगा। चौथा वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और दास्यति क्रियापद में लकार है, आपको बताना है लकार। तो देखिए दास्यति का जो रूप चल रहा है वो भविष्यत काल में चलता है, तो लृट लकार इसका सही हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, भविष्यत काल में रूप चलता रहा है। ठीक। प्रश्न नंबर 25, उदेति सविता ताम्रम एवं अस्त मेति च संपतौ विपतौ च महात्म्ये करूपता। सविता की दृश्य उदिति, सविता की दृश्यता उगति, तो पहले ही लिखा है ताम्र उगति। तो ऑप्शन नंबर 25 का ए वाला विकल्प जो है, पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर, और यहाँ से 26वां प्रश्न हमारा स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 करा कि पितृश्वसा का अर्थ है। पितृश्वसा का क्या अर्थ होता है? तो पितृश्वसा हम किसको कहते हैं? बुआ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प 26 का सही हो जाएगा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 और गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो बहुवचन में कौन सा रूप आता है? गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यथ। ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प 27 का सही हो जाएगा। अब महेश्वर सूत्रों की संख्या सरल प्रश्न है, 14 होते हैं महेश्वर सूत्र, अयुण ऋ के ये सब आ जाते हैं। गा धातु में विभक्ति और वचन आपको बताना है। गाह धातु है, तो देखिए गा धातु जो है द्वितीय बहुवचन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और हसंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको प्रत्यय इसमें बताना है। तो देखिए हसंती शब्द में जो प्रत्यय है वो सात्री प्रत्यय है, अन अंति अत का रूप चलता है। तीसरा वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न जो संस्कृत के थे। अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले प्रश्न पर। तो 31 से 32 प्रश्न यहाँ से इंग्लिश के जो थ्योरी है गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट opposition in the meanings of the words depleted and used in the passage। तो डिप्लेटेड का अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट आपको बताना है डिप्लेटेड का। तो इसका अपोजिट जो होता है वो होगा रीजेनरेशन, पुनः पुनर्वास इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प 32 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 32 कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द अदर एडेंटोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा दूसरा वाला विकल्प, हैज बियरली इल्ड एनी रिजल्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला विकल्प 32 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33वें पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्शन प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्शन आपको बताना है प्रोनाउन के रिलेटेड इसमें क्या भरा जाएगा। वन शाउल्ड लव डैश डैश कंट्री। तो इसमें से क्या भरा जाएगा? तो इसमें से जो भरा जाएगा वंस कंट्री भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला विकल्प जो है 33 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि द नंबर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इन द इनडायरेक्टेड रिस्पेक्टिवली बाय, यानी कि जो आपको वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं उसके उच्चारण कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसके उच्चारण की अगर हम बात करें तो 20-24 होता है। चौथा विकल्प जो है 34 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 और हमारा इंग्लिश का अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिविंग सेंटेंस। आपको डायरेक्ट नरेशन इसमें से बताना है गिविंग सेंटेंस। तो देखिए 35 का जो सही हो जाएगा वो होगा तीसरा वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36, आइडेंटिफाई द पास्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पास्ट ऑफ स्पीच इसमें से बताना है जो अंडरलाइंड वर्ड है, यानी कि इफ के बारे में बताना है। तो इफ क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। इफ को पूछ रहा है कि इफ क्या है, तो वह एक एडवर्ब है। पहला विकल्प जो है 36 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 करते हैं और प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, यानी इसमें से आपको सब्जेक्ट बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो लास्ट वाला जो होगा ए हर्मिट वो सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पकड़ने का ट्रिक होता है कि आर्टिकल जिसके पहले लगा रहता है ना, तो आर्टिकल के बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आता है, चाहे वो नाउन के स्थान पर हो या नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। वर्ब चेंज करना है पास्ट में। तो हर का क्या हो जाएगा? हर वर्ब है ना, तो हर का क्या हो जाएगा आपको बताना है, और हर का जो होगा वो होगा हिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 और 39 कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लोइंग। सेंटेंस क्या है? हाउ वेल द सिंगिंग।
यानी कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस किस चीज़ का है। तो ये सेंटेंस जो है इस चिन्ह से पकड़िएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, विस्मय बोधक जिसको कहते हैं हिंदी में। प्रश्न नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो 40 का विकल्प जो है चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि फायर के पहले एन लगा है और वाज द एलोगेन अगेंस्ट हिम। चौथा विकल्प जो है 40 का सही हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हमारा 10 प्रश्न जो इंग्लिश के थे वो भी समाप्त हो गए। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 41 और जल्दी जल्दी प्रश्न लगाते चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर 42, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सरल प्रश्न, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से फेमस है ये। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? सबको पता है 14 दिनों तक ही सिर्फ रख सकती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी जो हमारा दक्षिण में है इंडिया के, वह स्थित है। आपको विकल्प के आधार पर बताना है। तो विकल्प के आधार पर भूमध्य रेखा के उत्तर में तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? धारा से भी प्रश्न बना हुआ है, तो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। दोनों प्रश्न आएंगे। कौन सा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? तो जो अग्लुहास जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कनारी, ये तीनों जो है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। प्रश्न नंबर 46, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। तीसरा विकल्प जो इसका सही हो जाएगा सिक्किम में है। प्रश्न नंबर 47, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारत में गरीबी का आकलन जो है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। पहला विकल्प जो है 47 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 और 48 प्रश्न कर रहा है कि इनमें से भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। काकोड़ी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र केस। ठीक। प्रश्न नंबर 50, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए, चौथा विकल्प पर ये शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। केवल लगा तो विकल्प गलत, नेगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित करेगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 51 का। प्रश्न नंबर 52, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था नामांकन संख्या में वृद्धि करना। विकल्प के आधार पर तीसरा विकल्प 52 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, अब आ जाइए साइको से। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्ली पर प्रयोग कर। ठीक। पढ़ने और लिखने की क्षमता डिसलेक्सिया उसको कहते हैं। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा 54 का दूसरा, डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 55 चलते हैं और 55 प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा नवाचार ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था? तो E.M. रोजर्सन ने कहा था। दूसरा विकल्प 55 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोध पर विचार किया था? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षण कौशल से 10 नंबर का वहां से भी प्रश्न बनता है। हटांग समिति ने इस पर विचार किया था और इसका व्याख्या भी किया था। पहला विकल्प 56 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, परम शून्य स्थित होते हैं। तो देखिए, परम शून्य स्थित जो होते हैं वह अनुपातिक स्केल मापन में होते हैं। चौथा विकल्प जो है 57 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो वह है
पूर्व ज्ञान, पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान लिया जाता है पाठ प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो NCERT ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की थी? तो वह प्रस्तुत की थी 2005 में। तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 59 का। प्रश्न नंबर 60, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा जो दिया गया था वेलफेयर ग्राहम द्वारा दिया गया था। तो तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 60 का तीसरा वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 61, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है वह किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो वह हुआ था दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। तीसरा विकल्प जो है 61 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 62 और 62 प्रश्न कह रहा है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। देखिए पहला मस्तकोद्मुखी नियम और निकट से दूर का नियम, तो ये दोनों जो है विकासात्मक दिशा का नियम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विकल्प 62 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताना है इनके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, तो वह सांस्कृतिक को माना गया है। और चौथा विकल्प जो है 63 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 पर चलते हैं और ब्रेन लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेन है, याद रखिएगा। दूसरा विकल्प 64 का सही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव महोदय ने दिया था। तीसरा विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। 66 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं आगे 67 और निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो इसके विकल्प में सभी सही हो जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग एवं चोट, ये सभी जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो 67 का चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 इंपोर्टेंट है, रॉबर्ट गेने से दिया गया है। गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम बताना है आपको। 3 ही दिया है, हालांकि इन्होंने अष्टपदी सिद्धांत दिया था। अधिगम के 8 सोपान बताए थे, लेकिन उसमें से 3 इसमें दिया गया है और वही 3 को क्रम के अनुसार बताना है, व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए पहले संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम और समस्या समाधान लास्ट में आता है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा 68 का। प्रश्न नंबर 69 और सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या का ध्यान नहीं देता। जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है वो उद्भवन को प्रदर्शित कर रहा है। जब व्यक्ति समस्या पर समाधान नहीं देता है उस स्थिति में, तो तीसरा का 69 वाला विकल्प का तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। यहाँ से भी एक प्रश्न बने हैं, तो इसकी वीडियो में अलग से एक बनाऊंगा जो निम्नलिखित संस्थान होंगे व्यक्ति के विकारों से संबंधित। तो यहाँ अस्थि विकलांग संस्थान पूछ रहा है, तो वो कोलकाता में है। तीसरा विकल्प 70 का सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। ये हर जहाँ से प्रश्न बने ना उस टॉपिक का मैं हल आपको कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर 71 पर चलते हैं। खाने का नमक किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। तीसरा विकल्प 71 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72 प्रश्न, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तब नया संवेग क्या होगा? तो वह होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। तो तीसरा विकल्प 72 का भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73,
विज्ञान से। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगर वही प्रकाश तरंगे का पूछेगा तो अनुप्रस्थ होता है। तो 73 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 पर चलते हैं और 74 कह रहा है कि 1 माइक्रोन होता है -10 पे 6 मीटर होता है। तीसरा विकल्प 74 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहा जाता है या कहलाता है। तो उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल भी हिंदी में कह सकते हैं। चौथा विकल्प 75 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, एक शरीर में छिद्र होता है, उसके द्वारा सांस लिया जाता है, और वो किस जीव में, कौन सा जीव करता है, विकल्प के अनुसार आपको बताना है। तो जो तिलचट्टा होता है ना, वो उससे सांस लेने का कार्य करता है। तो तिलचट्टा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कॉकरोच भी कहा जाता है। दूसरा सही हो जाएगा 76 का। प्रश्न नंबर 77 अब साइंस ही है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 77 का जो प्रश्न है कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में, t सेकेंड में है। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? कण का प्रारंभिक वेग आपको बताना है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, -5 मीटर/सेकेंड होता है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 78 और किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो देखिए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको रात में नहीं दिखता है। ठीक। प्रश्न नंबर 79। 4.4 g CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो देखिए, इसका जो CO2 का NTP पर आयतन पूछता है तो वह होगा 2.24 L हो जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 80 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो वह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 80 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 कह रहा है, मैथ स्टार्ट हो गया। b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b लैंग्वेट 9b + 14 सत्य है। ये किसके अनुसार सत्य है? तो जब आप इसको हल करेंगे ना, ऐसे प्रश्नों को विकल्प के आधार पर ही हल करिएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला विकल्प जो है 81 का हमारा सही हो जाएगा। जब b के स्थान पर 5 रखेंगे और b - 4 रखेंगे तो उस पर ये हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 82 पर और संलग्न चित्र में यदि a + b + ac बराबर 5ad तथा ac - ad बराबर 8 है, तो आयतन ABCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करेंगे ना, तो इसका हमारा आएगा 60 वर्ग इकाई हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा 82 का तीसरा वाला विकल्प। ठीक। मैथ अगर हल करने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। प्रश्न नंबर 83। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों के अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों के अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो देखिए, ये शंकुओं की जो ऊंचाइयां है दोनों दिया गया है, फिर उसके बाद व्यास दिया गया है। अब जब आप इसको शंकु का आयतन के अनुसार जब इसको निकालेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा पहला वाला विकल्प 4:25 आएगा, 83 का पहला। तो ध्यान से रखिएगा, इंपोर्टेंट शंकु से एक प्रश्न बना है, तो हमें शंकु भी पढ़ेंगे जब आप आगे मैथ की क्लास लगाएंगे तब। प्रश्न नंबर 84। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत से प्रश्न आ गया है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। अभाज्य संख्याएं शुरू से 2, 3, 5 ऐसे, अब जितनी भी अभाज्य संख्याएं 9 उनकी संख्या 9 होनी चाहिए,
उनका औसत पूछ रहा है। जब आप उसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 11 सही 1/9 आ जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 और ये प्रश्न जो है सरलीकरण से आया हुआ है, करण वाले प्रश्नों के अंतर्गत ये आता है। तो 85 का जो विकल्प हल करेंगे तो हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 5.9994 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 86 पर चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अनुपात के आधार पर आपको इस प्रश्न को लगाना है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो होगा 30। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका 86 का। प्रश्न नंबर 87, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज कह रहा है विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो सभी को पता है कि सभी परिमाप का योग होता है, सभी का त्रिज्याओं का योग। तो ऑप्शन नंबर पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 6 r होंगे जब आप इसको हल करेंगे इस आधार पर। तो ऐसे इसका हल होता है 1 2 3 4 5 6 त्रिज्याएं हो गई ना, यहाँ से लेकर ये सब त्रिज्याएं हैं। तो 6 r होगा, एक ये, तो ऐसे 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला 87 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 88, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो अंतः केंद्र को जब कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, तो किसी व्यास को अर्धक किया जाता है, जैसे कणों के अर्धकों को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 88 का दूसरा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 89 और 89 प्रश्न कह रहा है कि 1001 का घन मान क्या होगा। तो 1001 का घन मान आप किस तरह करेंगे, तो इसके एक ट्रिक के आधार पर भी किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, और एक a+b के q वाले घोल के सूत्र के अनुसार किया जा सकता है। तो इसका जब आप हल करेंगे तो उत्तर होगा 1003003001। ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 90 और प्रश्न नंबर 90 करा कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा। एकीक के नियम में ये प्रश्न आया हुआ है, प्रतिशत से भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो विकल्प होगा 720। इसको हल करेंगे तो आएगा। देखिए भिन्न से भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 91 करा कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें से आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है कि कौन सी है। तो इसमें से सबसे छोटी भिन्न की अगर हम बात करें तो वह भिन्न है 19/36 जो है सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक, 91 का 4 सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92 और ये आयत से आ गया है प्रश्न। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो देखिए जब उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, तो आयत वाले प्रश्नों को आप कैसे हल करते हैं। इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा 20%। ध्यान रखिएगा, 25 फिर लंबाई में वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है, तो ऐसे रख कर आप लगाएंगे ना तो लग जाएगा। ठीक, लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 का रहा कि 1.27 पर 12 बराबर है। तो ये दशमलव भिन्न के अंतर्गत आता है और जब आप इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा वो होगा 14/11 हल करने पर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 94 और प्रश्न नंबर 94 करा कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यह 8 गुना होने में लगा समय। तो देखिए 2 से 8 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो इस तरह नहीं, फिर 2 से 4, फिर 2 से 8, तो 3 बार हो रहा है। और जब 3 बार होगा तो 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 या 45। तीसरा विकल्प जो है 94 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 95 और प्रश्न नंबर 95 करा कि यदि a पर x, b पर y, c पर z तथा b² - ac हो तो y का मान आपको बताना है। चौथा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा जब आप इसको हल करेंगे तो 95 का चौथा विकल्प सही हो जाए, 95 का
चौथा विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे, और ये बीज गणित से भी आ गया है प्रश्न। 96 प्रश्न करा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 जेड स्क्वायर प्लस 6y जेड का गुणनखंड है। तो देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जो हमारा उत्तर आएगा तीसरा वाला x प्लस वाई माइनस 3z कोष्ट में x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक, तो तीसरा वाला विकल्प 96 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं अगला, और 97 प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। जो असमांतर रेखाएं होगी उसको मिलाने से कौन सी रेखाओं की लंबाई बनेगी वो आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा दूसरा वाला विकल्प 97 का दूसरा सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए ये आ गया है सांख्यिकी से भी प्रश्न। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न हैं, जैसे 13, 14, 15, 16, 19, 12। तो इसकी माध्यिकाएं आपको माध्यिका होगी, तो माध्यिका के लिए पहले अवरोही या आरोही क्रम में बैठाते हैं, उसके बाद उसको हल किया जाता है। तो 98 का दूसरा वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 99, और ये भी माध्यिका से सांख्यिकी में से ही प्रश्न है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुबंधित संबंध है, संबंध आपको बताना है। तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, दूसरा वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद 100वां प्रश्न और गणित का लास्ट प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। क्रय मूल्य पर आपको प्रतिशत हानि बताना है। तो जब आप क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे तो आपका 50/3% आएगा, चौथा विकल्प 100 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं करंट से प्रश्न आया हुआ है। ठीक, लगभग 17 प्रश्न करंट से पूछे हुए हैं। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2019 में जब ये पेपर हुआ था उस समय कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे। ठीक, इस समय चेंज हो गए हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, याद रखिएगा। मैं जल्दी बताता चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा, तो बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा, अश्व घोष ने लिखा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये करंट से है प्रश्न। 104 प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था, तो 2018 की अगर हम बात करें तो क्या था, वह था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। 2018 का पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उस दिन का थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, लेकिन 2019 का क्या थीम था, जल प्रदूषण को कम करना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 105, और यह 2018 के रिलेटेड करंट अफेयर है, और इसमें पूछा है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2018 के अनुसार भारत का विश्व में स्थान पूछा गया है। तो भारत का विश्व में 133वां स्थान था, इस समय चेंज है। ठीक, तो इंडेक्स से भी एक प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न, नाथपथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए नाथपथ संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ थे, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो यक्षगान, और यह शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 107 का। प्रश्न नंबर 108, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काजीपुरम के कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिनको कहते हैं, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसके किसने बनवाया था, तो उसको बनवाने वाले कौन थे, तो वह थे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तो चौथा वाला विकल्प इस 108 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 109, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और चरकुला ब्रजभूमि जो है चरकुला नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न है 110, निम्न में से किस राज्य में भारत का 6वां एयरपोर्ट स्थित है। 6वां एयरपोर्ट पूछ रहा है 2018 के करंट के रिलेटेड, तो वह था नागालैंड वाला राज्य, तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तीसरा नहीं है, चौथा वाला सिक्किम था,
मैंने गलत आप लोगों को बता दिया, चौथा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मारना था दूसरे पर, मार दिया दूसरे पर। प्रश्न नंबर 111, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए एक संस्थान से भी पूछ दिया कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये खुर्जा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला विकल्प जो है 111 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और 112 प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2018 का रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2018 का रमन मैग्सेस पुरस्कार पूछा है, तो ये करंट के रिलेटेड है और यह पुरस्कार भरत बाटवानी को दिया गया था। पहला वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 113, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो यूपी के रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, इसको करंट के में हम 2022 वाले संबंधित प्रश्न हम मतलब उसको पढ़ेंगे, अभी इसको देख रहे हैं। 113 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पहला, डॉक्टर रामेश चंद्र शाह को दिया गया था 2017 का भारत भारती पुरस्कार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 114, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं हुई थी। तो वह 2014 में साहित्य वाला जो पुरस्कार नहीं दिया गया था नोबेल का। ठीक। प्रश्न नंबर 115, और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी उस समय, तो वह थी नाओमी ओसाका। तीसरा वाला विकल्प 115 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 116, और 65वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वह दिया गया था विलेज रॉक स्टार्स ने, विलेज रॉक स्टार्स। तीसरा वाला विकल्प 116 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 117, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2018 में हुआ था यह सम्मेलन दिसंबर में, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वह कटोविस पोलैंड में हुआ था आयोजित। तीसरा वाला विकल्प 117 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित देशों में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। किस देश के प्रधानमंत्री किस देश में ठीक प्रधानमंत्री ने किया था, तो वह किस देश में किया था, नेपाल में किया था। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19, और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। सबको पता है कालिदास को कहा जाता है। 119 का तीसरा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 120, और कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो वह 2017 में अभी शामिल किया गया है कुंभ मेले का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 121, और प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह केरल का है। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 122, और सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 123, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। उस समय यह करंट का फेमस क्वेश्चन था, और उसकी ऊंचाई 182 मीटर थी। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 124, और भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है। इंजन रहित रेलगाड़ी थी है, तो उसका नाम क्या है, ट्रेन 18 है। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 125, भारत 18 मार्च तक भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा है सुपर कंप्यूटर, तो वह था प्रत्यूष था। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 125 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 126, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, वह थी द शेप ऑफ वाटर। तीसरा विकल्प 126 का सही हो जाएगा। देखिए फिर से मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था, तो वह था 130वां स्थान था मानव विकास सूचकांक में भारत का। प्रश्न नंबर 128, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो संजय बांगरू थे उसके लेखक। दूसरा वाला विकल्प जो है 128 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 129 और एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वह लिखी गई थी पुस्तक। प्रश्न नंबर 130 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 130 कर रहा है कि मिल्कमैन उपन्यास किस की लेखिका हैं? मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना वर्न्स जी हैं। दूसरा विकल्प 130 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब जीवन कौशल पर आ जाइए। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य इस विकल्पों के आधार पर चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना वही है। दूसरा विकल्प बेस्ट है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो दूसरा विकल्प 131 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 132। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल महोदय जी हैं। अगला प्रश्न, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? वह दूसरों की परेशानियों को समझता है, अपने स्थान पर रखकर उसको सोचता है। ठीक, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा 133 का। प्रश्न नंबर 134, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार एक धनात्मक और प्रत्यक्ष प्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो आया तो 2009 में था और प्रभावी की बात करें तो वह 2010 में 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, उसी दिन को प्रभावी कहते हैं 2010 में। तो दूसरा विकल्प 135 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 136 और मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया था तो किसके द्वारा? अर्बन के द्वारा। काफी फेमस परिभाषा है मूल्य के प्रति। तो 136 का तीसरा, संवैधानिक और मानवीय मूल्य में हम इसको पढ़ते हैं जीवन कौशल के रिलेटेड। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137 और प्रश्न नंबर 137 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो विकल्प के अकॉर्डिंग सामाजिक प्रेरक कौन है? तो वह है आत्मगौरव। पहला विकल्प सही हो जाएगा 137 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 138, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है क्या? तो उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी उसको कहा जाता है। 138 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अगर हम व्यवसायिक निर्देशन की बात करें कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वह किए थे पार्सन्स ने किया था। दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 और NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? NCERT ने किसको स्वीकार किया है वो आपको बताना है। तो सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग और उपयुक्त सभी ये को स्वीकार करने का कार्य किया है। प्रश्न नंबर 141 और ये रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न है। पहला प्रश्न 141 प्रश्न कर रहा है कि A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है और E D की माँ है, तब A D से कैसा संबंधित है ये आपको बताना है। A जो है D से क्या संबंध रखता है? तो एक तो 141 का जो है पुत्री का संबंध रखा जाता है। पुत्री नहीं होना चाहिए, पौत्री होना चाहिए, पौत्री। दूसरा वाला विकल्प 141 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 142 और 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये कोड है MK का 169/121। तो उसी तरह समानुपात बराबर JH का कोड आपको बताना है। तो देखिए JH का कोड जो है क्या होगा, तो वह कोड होगा 100/64 हो जाएगा। ये पहला वाला विकल्प जो है 142 का ये गलत हो जाएगा। 142 का दूसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, दूसरा वाला नहीं पहला वाला, ये साला गलत हो जाए। तो पहला वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 100/64 होना चाहिए, क्योंकि M का जो है ना
13 अंक हैं तो 13 का वर्ग किया गया है, फिर उसके बाद k का वर्ग किया गया है, ऐसे इसको मिलाकर। तो उसी तरह ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 143 और 143 का रहा है 143 कह रहा है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो जब आप इसको हल करेंगे तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 144 और 144 प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ होता है यू आर गुड, 637 का अर्थ होता है वी आर बैड और 358 का अर्थ होता है गुड एंड बैड। और इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? कोडिंग भाषा में आपको बताना है एंड के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है। तो एंड के लिए हमने 8 वाली संख्या का प्रयोग किए हैं, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 पर चलते हैं। किसी संकेत में फोर्ज FORGE को FPTGI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सांकेतिक भाषा में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब आप इसको व्यवस्थित आधार पर बैठाएंगे तो हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा। अब कंप्यूटर वाले प्रश्न 5 प्रश्न। बिट का विस्तृत रूप क्या है? 146 प्रश्न कर रहा है कि बिट का विस्तृत रूप, तो उसको हम बाइनरी डिजिट कहा जाता है। दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 VLE का विस्तृत रूप है, तो VLE का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म पूछे तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। तीसरा वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 148 ICT का उद्देश्य है। ICT का उद्देश्य क्या होता है? तो IC और T इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना दोनों होता है। कंप्यूटर माध्यम से इसमें शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। तो 148 का तीसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 स्पैम होता है, तो देखिए स्पैम एक कंप्यूटर के अवांछनीय संदेश होते हैं, उसी को कहा जाता है स्पैम। ए वाला विकल्प 149 का सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 150 और निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन सी है विकल्प में। तो देखिए रोम जो है ना वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। चौथा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 150 का। तो ये थे 2019 के प्राइमरी सुपर टेट के पेपर के 150 प्रश्नों का हल। अब आपको इस प्रश्नों को देखने के बाद पता चल गया होगा कि किस लेवल तक कैसे प्रश्न और किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख लिए होंगे तो चलिए अब आगे वाली जो वीडियो आएगी वो जीवन कौशल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।